मैदान का घुमक्कड़। बहुत दूर अफ्रीका के पूर्वी तट के पास एक बार की बात है, एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जिनसे वे बहुत प्यार करते थे। और दूसरे देशों के माता पिता की तरह वे अक्सर उन बढ़िया शादियों के बारे में बात करते थे जो युवा लोग किसी दिन करेंगे। वहाँ लड़के और लड़कियां दोनों ही जल्दी शादी कर लेते हैं और बहुत जल्द माँ को लगा, बड़ी पहाड़ियों के दूसरी तरफ एक अमीर आदमी ने लड़की के बदले में बैलों का एक मोटा झुंड देने का संदेश भेजा। घर और गांव में सभी लोग खुश हुए और युवती को उसके नए घर भेज दिया गया। जब सब कुछ फिर से शांत हो गया तो पिता ने अपने बेटे से कहा, अब जब हमारे पास इतने बढ़िया बैल हैं तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए एक पत्नी ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बीमारी उन्हें पकड़ ले। हमने आसपास के गांवों में 1-2 युवतियां देखी हैं जिनके माता पिता उन्हें आधे से भी कम कीमत पर खुशी खुशी छोड़ देंगे। इसलिए हमें बताओ कि तुम्हें कौन सी सबसे अच्छी लगती है और हम उसे तुम्हारे लिए खरीद लेंगे। लेकिन बेटे ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, मैंने जो युवतियां देखी हैं वे मुझे पसंद नहीं हैं। यदि मुझे विवाह करना ही है तो मुझे यात्रा करके अपने लिए पत्नी ढूंढनी चाहिए। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, माता पिता ने कहा, परंतु यदि इसके कारण कोई परेशानी आ गई तो इसका दोष तुम्हारा होगा, हमारा नहीं। लेकिन युवक ने उसकी बात नहीं मानी और अपने माता पिता को विदा करके अपनी खोज पर निकल पड़ा। वह बहुत दूर तक भटकता रहा, पहाड़ों और नदियों के पार, जब तक वह एक ऐसे गांव में नहीं पहुंच गया जहां के लोग उसकी अपनी जाति के लोगों से बिल्कुल अलग थे। उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाई और पाया कि लड़कियां देखने में बहुत सुंदर थीं। जब वे मक्का पीस रही थीं या मिट्टी के बर्तनों में कुछ ऐसा पका रही थीं जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो, खासकर अगर आप गर्म और थके हुए हों। और जब लड़कियों में से एक ने मुड़कर अजनबी को कुछ खाने की पेशकश की तो उसने मन बना लिया कि वह उससे ही शादी करेगा और किसी और से नहीं। इसलिए उसने उसके माता पिता को संदेश भेजा कि वे उसे अपनी पत्नी के रूप में ले जाने के लिए छुट्टी मांगें, और वे अगले दिन अपना उत्तर लेकर आए। हम अपनी बेटी तुम्हें दे देंगे, उन्होंने कहा, अगर तुम उसकी अच्छी कीमत चुका सको। इतनी मेहनती लड़की कभी नहीं हुई और उसके बिना हम कैसे गुजारा करेंगे ये हम नहीं कह सकते। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे पिता और माँ खुद आकर कीमत ले आएंगे। नहीं, मेरे पास कीमत है, युवक ने मुट्ठी भर सोने के सिक्के रखते हुए कहा। ये लो, ले लो। वृद्ध दंपति की आंखें लालच से चमक उठी, किंतु रीति रिवाज के अनुसार उन्हें सब कुछ व्यवस्थित होने से पहले कीमत छूने की मनाही थी। कम से कम, उन्होंने एक क्षण रुकने के बाद कहा, हम उनसे यह उम्मीद तो कर सकते हैं कि वे आपकी पत्नी को उसके नए घर तक ले जाएंगे। दूल्हे ने उत्तर दिया, नहीं, उन्हें यात्रा करने की आदत नहीं है। अविलंब समारोह संपन्न किया जाए और हम तुरंत चल पड़ेंगे। यात्रा बहुत लंबी है। फिर माता पिता ने झोपड़ी के बाहर धूप में लेटी लड़की को बुलाया और पूरे गांव की मौजूदगी में एक बकरा मारा गया, पवित्र नृत्य हुआ और युवाओं के सिर पर आशीर्वाद दिया गया। उसके बाद दुल्हन को उसके पिता ने एक तरफ ले जाया, जिसका कर्तव्य था कि वो उसे विवाहित जीवन में उसके आचरण के बारे में कुछ सलाह दे। उसने कहा, अपने पति के माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो और हमेशा अपने पति की इच्छा पूरी करो। और लड़की ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। अब माँ की बारी थी और, जैसा कि कबीले का रिवाज था, उसने अपनी बेटी से कहा, क्या तुम चुनोगे कि तुम्हारी बहनों में से कौन तुम्हारे साथ लकड़ी काटने और पानी लाने जाएगी? मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, उसने उत्तर दिया, वे किसी काम के नहीं हैं। वे लकड़ी गिरा देंगे और पानी फैला देंगे। तो क्या तुम किसी और बच्चे को भी ले लोगी? बचने के लिए तो बहुत सारे हैं, माँ ने फिर पूछा। लेकिन दुल्हन ने जल्दी से कहा, मैं उनमें से किसी को भी नहीं लूंगा। आपको हमें हमारा भैंसा, मैदान का घुमक्कड़, देना होगा, वही मेरी सेवा करेगा। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? माता पिता चिल्लाए, क्या तुम्हें हमारा भैंसा, मैदान का घुमक्कड़ दे दूं? क्यों? तुम जानते हो कि हमारा जीवन उस पर निर्भर है। यहाँ वह अच्छी तरह से खिलाया जाता है और नर्म घास पर लेटा रहता है, लेकिन तुम कैसे बता सकते हो कि दूसरे देश में उसका क्या होगा? भोजन खराब हो सकता है,
वह भूख से मर जाएगा, और अगर वह मर जाता है तो हम भी मर जाते हैं। नहीं नहीं, दुल्हन ने कहा, मैं भी उसकी उतनी ही देखभाल कर सकती हूँ जितनी तुम कर सकते हो। उसे तैयार करो, क्योंकि सूरज डूब रहा है और अब समय है कि हम निकल पड़ें। इसलिए वह चली गई और उसने एक छोटा बर्तन भरकर उसमें औषधीय जड़ी बूटियां, एक सींग जो वह बीमारों की सेवा में इस्तेमाल करती थी, एक छोटा चाकू और हिरन की चर्बी से भरा एक कलश इकट्ठा किया, और इन्हें अपने पास छिपाकर उसने अपने माता पिता से विदा ली और अपने पति के साथ पहाड़ों को पार करने चल दी। लेकिन युवक ने उस भैंस को नहीं देखा जो उनके पीछे आ रही थी, जो उसकी पत्नी की नौकर बनने के लिए घर से निकली थी। किसी को पता नहीं चला कि यह खबर कैसे गांव में फैल गई कि युवक वापस आ रहा है और अपनी पत्नी को भी साथ ला रहा है, लेकिन किसी तरह जब वे दोनों गांव में दाखिल हुए तो हर पुरुष और महिला सड़क पर खड़े होकर स्वागत के नारे लगा रहे थे। आह, तुम मरी नहीं हो, वे चिल्लाए, और तुम्हें अपनी पसंद की पत्नी मिल गई है, हालांकि तुम हमारी लड़कियों में से किसी को भी नहीं चाहते। अच्छा अच्छा, तुमने अपना रास्ता खुद चुना है, और अगर इससे कोई बुराई होती है तो सावधान रहना, कहीं तुम बड़बड़ाना न शुरू कर दो। अगले दिन पति अपनी पत्नी को खेतों में ले गया और उसे दिखाया कि कौन सी चीजें उसकी हैं और कौन सी उसकी माँ की। लड़की ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और उसके साथ झोपड़ी की ओर चल पड़ी, लेकिन दरवाजे के पास आकर वह रुक गई और बोली, मेरी मोतियों की माला खेत में गिर गई है और मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। लेकिन सच तो ये था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, और वह तो भैंस को ढूंढने जाने का एक बहाना मात्र था। जब वह ऊपर आई तो वह जानवर एक पेड़ के नीचे छिपा हुआ था, और उसे देखकर खुशी से सिसकती हुई बोली, तुम इस खेत में और इस खेत में और इस खेत में घूम सकते हो, उसने कहा, क्योंकि ये मेरे पति के हैं और ये उनका जंगल है जहां तुम छिप सकते हो। लेकिन बाकी खेत उनकी माँ के हैं, इसलिए सावधान रहो कि कहीं तुम उन्हें छू न लो। मैं सावधान रहूंगी, भैंस ने उत्तर दिया, और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए लड़की उसे छोड़कर चली गई। ओह, वो उन छोटी लड़कियों से कितना बेहतर नौकर था जिन्हें दुल्हन ने अपने साथ लाने से मना कर दिया था। अगर उसे पानी चाहिए होता तो उसे झोपड़ी के पीछे मकई के खेत को पार करके भैंस के छिपे होने की जगह ढूंढनी पड़ती और अपनी बाल्टी उसके पास रख देनी पड़ती। फिर वह आराम से बैठ जाती और वह झील पर जाता और बाल्टी भरकर वापस लाता। अगर उसे लकड़ी चाहिए होती तो वह पेड़ों की टहनियाँ तोड़कर उसके पैरों के पास रख देता, और गांव वाले उसे लदे हुए लौटते हुए देखते और एक दूसरे से कहते, निश्चित रूप से उसके देश की लड़कियां हमारी लड़कियों से अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी इतनी तेजी से काट नहीं सकती या इतना अधिक भार नहीं उठा सकती। लेकिन फिर कोई नहीं जानता था कि उसके पास नौकर के रूप में एक भैंस थी। बस इस पूरे समय में उसने बेचारे भैंसे को कभी कुछ खाने को नहीं दिया, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक थाली थी जिसमें से वो और उसका पति खाते थे, जबकि उसके पुराने घर में एक थाली खास तौर पर मैदान के घुमक्कड़ के लिए रखी गई थी। भैंसा जब तक हो सका उसे सहता रहा, लेकिन एक दिन जब उसकी मालकिन ने उसे झील पर जाकर पानी लाने को कहा तो भूख से उसके घुटने लगभग जवाब दे गए। हालांकि वह शाम तक चुप रहा, जब उसने अपनी मालकिन से कहा, मैं लगभग भूखा हूँ, यहाँ आने के बाद से मैंने खाना नहीं खाया है, मैं अब और काम नहीं कर सकता। हाय, उसने जवाब दिया, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे घर में सिर्फ एक ही बर्तन है। तुम्हें खेतों से कुछ फलियां चुरानी होंगी, कुछ यहाँ से और कुछ वहाँ से ले लो, लेकिन ध्यान रखना कि एक जगह से बहुत ज्यादा न ले जाओ, नहीं तो मालिक को पता चल जाएगा। भैंसा हमेशा से ईमानदारी से जीता आया था, लेकिन अगर उसकी मालकिन उसे खाना नहीं खिलाती तो उसे खुद ही खाना जुटाना पड़ता। इसलिए उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह जंगल से बाहर आया और अपनी मालकिन के कहने पर यहाँ वहाँ से कुछ फलियां खाईं। और जब आखिरकार उसकी भूख मिट गई तो वह वापस अपनी मांद में चला गया। लेकिन भैंसा कोई परी नहीं है, और अगली सुबह जब महिलाएं खेतों में काम करने के लिए पहुंची तो वे आश्चर्य से खड़ी रहीं और एक दूसरे से बोलीं, जरा ये तो देखो, एक जंगली जानवर हमारी फसलों को नष्ट कर रहा है और हम उसके पैरों के निशान देख सकते हैं।
और वे अपनी कहानी सुनाने के लिए जल्दी से अपने घर चले गए। शाम को लड़की चुपचाप भैंस के छिपने के स्थान पर पहुंची और उससे बोली। वे समझ गए कि क्या हुआ था, इसलिए बेहतर होगा कि आज रात को तुम अपना भोजन कहीं दूर जाकर करो। और भैंसे ने अपना सिर हिलाया और उसकी सलाह मान ली। लेकिन सुबह जब ये औरतें भी काम पर निकली तो खुरों की आवाज़ साफ दिखाई दे रही थी और उन्होंने जल्दी से अपने पतियों को बताया और उनसे अपनी बंदूकें लाने और डाकू पर नज़र रखने की विनती की। हुआ यूं कि उस अजनबी लड़की का पति पूरे गांव में सबसे अच्छा निशानेबाज था और वह एक पेड़ के तने के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। भैंसा ये सोचकर कि वे शायद उसे उन खेतों में खोजेंगे जिन्हें उसने पिछली शाम बर्बाद कर दिया था, अपनी मालकिन के सेम के खेत में लौट आया। युवक ने उसे आते हुए आश्चर्य से देखा। क्यों, ये तो भैंसा है, वह चिल्लाया। मैंने इस देश में पहले कभी भैंसा नहीं देखा। और अपनी बंदूक उठाकर उसने कान के ठीक पीछे निशाना साधा। भैंस हवा में उछली और फिर मर गई। युवक ने कहा, यह अच्छा शॉट था। और वह गांव में ये बताने के लिए दौड़ा कि चोर को सजा मिल गई है। जब वह अपनी झोपड़ी में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी पत्नी, जिसने किसी तरह ये समाचार सुन लिया था, इधर उधर घूम रही थी और आंसू बहा रही थी। क्या तुम बीमार हो? उसने पूछा और उसने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पूरे शरीर में दर्द है। लेकिन वह बिल्कुल भी बीमार नहीं थी, केवल उस भैंस की मृत्यु से बहुत दुखी थी जिसने उसकी इतनी अच्छी सेवा की थी। उसके पति को चिंता हुई और उसने वैद्य को बुलाया, लेकिन यद्यपि उसने उसकी बात सुनने का दिखावा किया, उसने उसकी सारी दवाएं उसके जाते ही दरवाजे से बाहर फेंक दी। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव जाग गया और औरतें टोकरियां लेकर और आदमी चाकू लेकर भैंस काटने निकल पड़े। सिर्फ लड़की अपनी झोपड़ी में रह गई और थोड़ी देर बाद वह भी उनके साथ चल पड़ी और कराहते हुए और रोते हुए चल पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके पति ने उसे देखते ही पूछा। अगर तुम बीमार हो तो घर पर रहना ही ठीक रहेगा। ओह, मैं गांव में अकेली नहीं रह सकती, उसने कहा। और उसकी सास अपना काम छोड़कर उसे डांटने के लिए आई और उसे बताया कि अगर उसने ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें की तो वह आत्महत्या कर लेगी। लेकिन लड़की ने एक न सुनी और बैठकर देखती रही। जब उन्होंने भैंस का मांस बांट लिया और प्रत्येक महिला ने अपने टोकरी में परिवार का हिस्सा ले लिया, तो अजनबी पत्नी उठी और बोली, मुझे सिर दे दो, तुम कभी भी इतना भारी सामान नहीं उठा सकते थे। लोगों ने उत्तर दिया, और अब तो तुम बीमार भी हो। उसने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। और अंततः उन्होंने उसे वह दे दिया। वह दूसरों के साथ गांव में नहीं गई, बल्कि पीछे ही रह गई और अपनी झोपड़ी में जाने के बजाय वह उस छोटे से शेड में चली गई जहां खाना पकाने और मटका रखने के बर्तन रखे हुए थे। फिर उसने भैंस का सिर नीचे रख दिया और उसके पास बैठ गई। उसका पति उसे ढूंढने आया और उससे विनती की कि वह शेड छोड़कर सो जाए, क्योंकि वह थक गई होगी। लेकिन लड़की न तो हिली, न ही उसने अपनी सास की बातों पर ध्यान दिया। काश तुम मुझे अकेला छोड़ देते, उसने गुस्से से जवाब दिया। अगर कोई हमेशा आता रहता है तो सोना असंभव है। और उसने उनसे मुंह मोड़ लिया और उनके द्वारा लाया गया खाना भी नहीं खाया। इसलिए वे चले गए और युवक जल्दी ही अपनी चटाई पर लेट गया। लेकिन उसकी पत्नी के अजीब व्यवहार ने उसे चिंतित कर दिया और वह सारी रात जागता रहा और सुनता रहा। जब सब कुछ शांत हो गया तो लड़की ने आग जलाई और एक बर्तन में थोड़ा पानी उबाला। जैसे ही पानी काफी गर्म हो गया, उसने घर से लाई हुई दवा को उसमें मिला दिया और फिर भैंस का सिर लेकर उसने अपने छोटे चाकू से कान के पीछे और कनपटी के पास चीरा लगाया जहां गोली लगी थी। फिर उसने सींग को उस जगह पर लगाया और पूरी ताकत से तब तक फूंका जब तक कि खून बहना शुरू नहीं हो गया। उसके बाद उसने कलश से हिरन की चर्बी को घाव पर फैलाया और उसे गर्म पानी की भाप में रखा। आखिर में उसने धीमी आवाज में मैदान के रोवर के लिए एक शोकगीत गाया। जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोले, भैंस का सिर हिल गया और अंग वापस आ गए। भैंसा फिर से जीवित महसूस करने लगा और उसने अपने सींग हिलाए और खड़ा होकर अपने आप को तान लिया। दुर्भाग्य से यह ठीक उसी क्षण था जब पति ने खुद से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी भी रो रही है,
और उसे क्या हो गया है? शायद मुझे जाकर देखना चाहिए। और वो उठकर उसका नाम पुकारते हुए शेड के बाहर चला गया। चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं चाहती, वो गुस्से से चिल्लाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भैंसा मरकर जमीन पर गिर पड़ा था और उसके सिर पर पहले जैसा घाव था। युवक, जो अपने कबीले के ज्यादातर लोगों से अलग अपनी पत्नी से डरता था, बिना कुछ देखे अपने बिस्तर पर लौट आया, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह इतने समय तक क्या कर रही होगी। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद उसने फिर से अपना काम शुरू किया और अंत में भैंसा पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही लड़की खुश हो रही थी कि उसका काम पूरा हो गया, पति एक बार फिर आया ये देखने के लिए कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, और इस बार वह झोपड़ी में बैठ गया और कहा कि वह जो कुछ भी हो रहा है उसे देखना चाहता है। फिर लड़की ने घड़ा और अपनी सारी चीजें उठाईं और शेड से बाहर निकल गई। तीसरी बार भैंसे को वापस जिंदा करने की कोशिश की। वो बहुत देर हो चुकी थी, भोर हो चुकी थी, और सिर जमीन पर गिर गया, पहले की तरह मृत और सड़ा हुआ। लड़की झोपड़ी में दाखिल हुई, जहां उसका पति और उसकी मां बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसने कहा, मैं झील पर जाकर स्नान करना चाहती हूँ, लेकिन आप इतनी दूर तक कभी नहीं चल सकते, उन्होंने जवाब दिया। आप पहले से ही इतने थके हुए हैं कि आप मुश्किल से खड़े हो सकते हैं। लेकिन उनकी चेतावनियों के बावजूद लड़की झोपड़ी से झील की ओर चली गई। कुछ ही देर में वह रोती हुई वापस आई और सिसकते हुए बोली, मैं गांव में किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो मेरे देश में रहता है, और उसने मुझे बताया कि मेरी माँ बहुत बीमार है, और अगर मैं तुरंत उसके पास नहीं गई तो वह मेरे पहुंचने से पहले ही मर जाएगी। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगी, और अब विदा। और वह पहाड़ों की दिशा में चल पड़ी। लेकिन ये कहानी सच नहीं थी। वह अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बस वह घर जाकर अपने परिवार को ये बताने का बहाना चाहती थी कि उनकी भविष्यवाणियां सच हो गई हैं और भैंस मर गई है। वह अपनी टोकरी सिर पर रखकर चल पड़ी, और जैसे ही वह गांव से बाहर निकली, वह मैदान के घुमक्कड़ का गाना गाने लगी, और आखिरकार दिन के अंत में वह झोपड़ियों के उस समूह के पास पहुंची जहां उसके माता पिता रहते थे। उसकी सभी सहेलियां उससे मिलने के लिए दौड़ी, और रोते हुए उसने उन्हें बताया कि भैंस मर गई है। ये दुखद समाचार पूरे देश में बिजली की तरह फैल गया, और लोग दूर दूर से उस जानवर की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए वहां आने लगे, जो उनका गौरव था। वे चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर तुमने हमारी बात मान ली होती तो वह अभी जिंदा होता, लेकिन तुमने हमारी दी हुई सभी छोटी लड़कियों को ठुकरा दिया और भैंस के अलावा कुछ नहीं लिया। और याद करो कि उस वैद्य ने क्या कहा था, अगर भैंस मर गई तो तुम भी मर जाओगे। इसलिए वे एक दूसरे से अपनी किस्मत पर विलाप करने लगे, और कुछ देर तक उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि लड़की का पति उनके बीच बैठा हुआ है, अपनी बंदूक एक पेड़ के सहारे टिकाए हुए। तभी एक आदमी ने मुड़कर उसे देखा और मजाक में सिर झुकाया। जय हो हत्यारे, जय हो, तुमने हम सबको मार डाला। युवक ने घूरकर देखा, यह नहीं जानते हुए कि उसका क्या मतलब है, और आश्चर्य से उत्तर दिया, मैंने एक भैंस को गोली मारी, क्या इसलिए आप मुझे हत्यारा कहते हैं? भैंसा, हाँ, लेकिन तुम्हारी बीवी का नौकर वही लकड़ी धोता था और पानी भरता था। क्या तुम्हें यह नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था, पति ने आश्चर्य से उत्तर दिया। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? बेशक मुझे उसे गोली नहीं मारनी चाहिए थी, उन्होंने उत्तर दिया, वह मर चुका है और हमें भी मरना होगा। इस पर लड़की ने एक प्याला लिया जिसमें कुछ जहरीली जड़ी बूटियां कुचली हुई थीं, और उसे अपने हाथों में पकड़कर वह विलाप करने लगी, हे मेरे पिता, मैदान के घुमक्कड़। फिर उसमें से एक घूंट पीकर वह मर गई। एक एक करके उसके माता पिता, उसके भाइयों और उसकी बहनें भी पी गईं और भैंस की याद में शोक गीत गाते हुए मर गईं। लड़की का पति यह सब देखकर भयभीत हो गया और उदास होकर पहाड़ों के पार घर लौट आया और अपनी झोपड़ी में घुसकर जमीन पर गिर पड़ा। पहले तो वह इतना थका हुआ था कि बोल नहीं पाया, लेकिन आखिरकार उसने अपना सिर उठाया और अपने पिता और माँ को सारी कहानी सुनाई जो उसे देख रहे थे। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा,
अब तुम समझ गए हो कि जब हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारी शादी में बुरा होगा, तो हमने कोई बेकार की बात नहीं कही थी। हमने तुम्हें एक अच्छी और मेहनती पत्नी दी थी और तुम उसे नहीं चाहते थे। और तुमने न केवल अपनी पत्नी खो दी है, बल्कि अपनी संपत्ति भी खो दी है। क्योंकि अगर वे सब मर गए, तो तुम्हें तुम्हारा पैसा कौन लौटाएगा? ये सच है, ये मेरे पिता, युवक ने उत्तर दिया। लेकिन उसके दिल में अपनी पत्नी के खोने की चिंता अधिक थी, न कि उस पैसे की जो उसने उसके लिए दिया था।